हे गाइस एनिवाकुतु के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट में हमने देखा कि आर कैरेक्टर की पास्ट लाइफ कितना सैड थी और कैसे अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाया अभी तक। वहीं अब उसने अपनी जान इसलिए दे दी ताकि वो वैगनान को बचा सके, जिसको एक रिमार्केबल पर्सन समझता था। वहीं दूसरी तरफ हाकिन ने प्रिंस का मर्डर कर दिया। वहीं पे मिसिंग की जान किस तरह बच पाई क्योंकि प्रिंस ने अपनी जान को ऑफर कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ रेचल और बाकी लोग फ्लोरो डेथ की तरफ जा रहे हैं और बैम भी काफी उदास है जिसने खाना पीना छोड़ दिया है। तो इससे पहले हम स्टोरी में बढ़े, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते रहिए आगे। और यहाँ निया काफी सैड फेस के साथ कह रही थी कि वैगनान तुम अभी भी किसी को नहीं बचा सके, एक भी पर्सन को भी नहीं। तुम हमेशा लोग को अपने पास ले आते हो और उसके बाद तुम उनकी डेथ की तरफ उन्हें ढकेल देते हो। तुमने हमेशा ऐसा ही किया है। और उसे याद करने के लिए कहती है जहाँ हम देखते हैं काफी सारे लोगों को जो कि वैगनान के पीछे खड़े थे, जहाँ पे उसे कहा जा रहा था कि कैसे काउंटलेस कंपेनियन जो उससे आज तक वो मिला है, टावर में चढ़ते हुए वो सारे लोग कैसे मारे गए और धीरे धीरे करके गायब हो गए उसकी तरफ से। और अब वैगनान अकेला बचा है। वैगनान से पहले कुछ कह पाता, निया उसको कहती है तुमने जितने बहाने आज तक बनाए वो सब एक झूठ है, तुम एक झूठे हो क्योंकि तुम्हारे साथी तुम्हें छोड़ के नहीं गए बल्कि वो परेशान हो गए थे तुम्हारे रेकलेसनेस बिहेवियर की वजह से, या फिर वो सेक्रीफाइस कर दिए गए ताकि तुम सरवाइव कर सको। तुम एक कायर हो और एक झूठे भी। तुम लोगों को अपने आसपास काफी अट्रैक्ट कर पाते हो अपने करेज और आइडल की वजह से, लेकिन जब बात आती है सरवाइव करने की तो हमेशा तुम सरवाइव करते हो और वो लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और यही रीजन है कि तुम हमेशा से अकेले हो और अकेले ही रहोगे। और तभी एक आवाज आती है कि चलो उठने का टाइम हो गया, बहुत देख ले सपने, प्रिंस ऑफ द रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ हम देखते हैं वैगनान को जो कि खून से लथपथ था लेकिन बेहोश पड़ा था, जिसके बगल में ही मिसिंग भी सो रही थी और ये दोनों जंजीरों में लपटे हुए थे। और यहाँ पे इसकी नींद खुल जाती है जहाँ नोटिस करते हैं जंजीरों को। उसे कुछ समझ नहीं आता क्या जो उसने अभी देखा वो सपना था और वो कहाँ पर है, क्या उसे पकड़ लिया गया है और इसका क्या मतलब है, क्या प्रिंस और कैप्टन मर चुके हैं। तो तभी उसके चारों तरफ से बहुत सारी आवाज़ सुनाई देने लगती हैं। जो लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे कह रहे थे वैगनान तुमने हमें कहा था तुम पर भरोसा करने के लिए, तुम्हें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, हमारी मदद करनी चाहिए थी। इसके साथ ही हमें बहुत वियर्ड सी चीजें होने लगती हैं, जिसके बाद ऐसा लगता है जैसे वैगनान के दिमाग में बहुत सारे लोगों की आवाजें थी जो उस पर काफी गुस्सा थे और सैड थे। और ऐसी चीजों को देखकर मिसिंग भी उड़ जाती है और वैगनान से पूछती है क्या तुम ठीक हो। जहाँ पे इस लॉकर के बाहर में हाकिन खड़ा था जो इन दोनों को डांटते हुए कहता है कि तुम लोग बहुत शोर मचा रहे हो, अपना मुंह बंद करो। और वो इन्हें धमकाते हुए भी कहता है कि मैंने तुम दोनों को जिंदा इसलिए छोड़ दिया क्योंकि रेचल ने कहा था, लेकिन अगर तुम ऐसा शोर करोगे तो मैं तुम दोनों को पक्का खा जाऊंगा। और यहाँ हाकिन ये भी कहता है कि कैसे जो बंदा 40 फ्लोर तक चढ़ा है टावर पे वो सिर्फ कुछ दोस्तों के मरने पे इतना ज्यादा रो करेगा। ऐसे रोन से बोला क्या होगा, तुम लोग पैथेटिक हो। वैगनान काफी यार रो रहा था, उसके आंसू टपक रहे थे और वो कह रहा था कि सिर्फ मेरी गलती है और इसकी वजह से प्रिंस और कैप्टन मारे गए, क्या मैं इतना इनकॉम्पिटेंट हूँ, हमेशा से मैं ही ऐसा क्यों था। वो यहाँ की वहाँ से चला जाता है कहते हुए कि पता नहीं मेरी मत्थे में ऐसे लूजर क्यों पड़ते हैं और मेरे आसपास सारे लूजर ही क्यों भरे पड़े हैं। लेकिन इसके साथ एक काफी इंटरेस्टिंग थॉट आता है हाकिन के माइंड में, जहाँ सोचता है क्या ये हेलो एयर टिल यानी कि वैगनान इमॉर्टल है, क्योंकि उसने खुद अपने सामने से कई बार मौत को झांसा देकर जिंदा बचते हुए देखा है। और शायद इसमें सही में कोई खास बात है क्योंकि इतनी बार मौत से बचना काफी मुश्किल चीज है। जहाँ हम देखते हैं कैसेनो को जो कि सामने आ गया था हाकिन के, और हाकिन उससे पूछता है तो फाइनली तुम पॉकेट बॉल से आजाद हो गए। कैसेनो गुस्सा होकर इनसे पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि ये लोग एक जाल बिछा रहे हैं, और मैं उनसे काफी सीरियस होकर फाइट किया अगर मुझे पता होता इसके बारे में। हाकिन हंसते कहता है ऐसा हमने इसलिए किया ताकि तुम्हारा रिएक्शन काफी नेचुरल लगे, और अगर तुम्हारी एक्टिंग में थोड़ी सी भी ढीली होती तो उनको पता लग जाता और तुम बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हो, अपना मुंह बंद करो। लेकिन वही हम अगर नोटिस करे तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि वो येलो हेयर्ड किड तुम्हें पकड़ लेगा। तुम सही में बहुत डिसअपॉइंट करते हो मुझे, और शायद इसके पीछे यही रीजन है क्योंकि तुम एक फेक इग्निशन वेपन हो और इसलिए तुम अच्छे से काम नहीं कर सकते। सैनो सुनकर गुस्सा आ जाता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फेक कहने की, जिस पर हाकिन उसके दिमाग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हारे दिमाग ने ये बात कही है क्योंकि तुम्हारा दिमाग काम करता है, तुम्हें इमोशनल नहीं होना चाहिए था किसी ह्यूमन की तरह, क्योंकि तभी तुम एक परफेक्ट वेपन बन सकते हो, लेकिन शायद तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते जैसा कि मुझे पहले लगा था। और यहाँ कैसे उनसे पूछता है क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शॉर्ट अच्छे की वेपन होते हैं किसी के हाथ से, क्योंकि उनके अंदर कोई इमोशन नहीं होता।
और ऐसे वेपन जिनके अंदर अपना इमोशन हो वो एक बस फैंसी एक्सेसरी है और किसी भी काम की नहीं, उनको शार्प नहीं किया जा सकता। जबकि एक वेपन को सिर्फ शार्प होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हमारा हाथ, इसके अंदर काफी सारी फीलिंग्स होती हैं जैसे गुस्सा, प्लेजर, हाइस्टेशन, और इसलिए काफी नेचुरल है कि हाथ की काफी सारी लिमिटेशन है और इसीलिए तुम उसको एक अच्छा वेपन नहीं कह सकते। जबकि वही दूसरी तरफ शॉर्ट, जिसके पास सभी चीजें नहीं है, उसके पास है तो सिर्फ शार्पनेस, जो कि सबसे बेस्ट वेपन है। और अगर तुम भी एक ट्रू वेपन बनना चाहते हो तो अपने इमोशंस को खत्म कर दो, वरना तुम्हें हम जल्दी छोड़ देंगे अगर तुम अपने ऐसे नेचर को लगातार फॉलो करते हुए जाते हो, क्योंकि तुम ना ह्यूमन होगे और ना ही वेपन। जाते हुए हाकिन से इतना ही कहता है, जितना मैं फक जैसे ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ तुम्हारे जैसे डल वेपन को तो नहीं रखने वाले। हम देखते हैं यूरा को, जो कि रेचल चिल्ला रही थी क्योंकि रेचल का मानना था इन दोनों को ही लेके जाने वाले फ्लोर डेथ पे। यूरा कहना था किसी एक आदमी को भी अगर हम लेके जाते हैं तो भी काफी है एज अ हॉस्टेज, और वैसे भी अब जल्दी दूसरा स्टेज टेस्ट आने वाला है जो कि नेक्स्ट फ्लोर के लिए होगा, तो दो लोगों को लेके चलना काफी मुश्किल है। जहाँ पे रेचल कहती है कि टेस्ट से हमें कोई दिक्कत नहीं जब तक हाकिन हमारे साथ है, और मैं दोनों को इसलिए लेके जाना चाहती हूँ ताकि अगर मुश्किल से एक भी यहाँ से एस्केप कर जाता है या मारा जाता है तो हमारे पास फिर भी एक ऑप्शन रहेगा। और ये काफी मुश्किल है कि नेक्स्ट स्टेशन पे हमें कोई मिलेगा या नहीं। और जैसे कि एमिली ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, हमें एक पर्सन चाहिए जिसका हम लिविंग सेक्रीफाइस की तरह यूज कर सके फ्लोर ऑफ डेथ पे। लेकिन यूरा अभी भी इस चीज से कंफर्म नहीं थी। वो कहती है अगर वो तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेंगे, तुमसे बदला लेने की कोशिश करेंगे, तब तुम क्या करोगी। जिस पे रेचल कहती है ये उतना बड़ा कंसर्न भी नहीं है, वैसे भी हमारे गोल बहुत बड़े हैं। और अब रेचल एक बहुत ही खास चीज पूछती है यूरा से, हमारी उस नई साथी का क्या हुआ जिसको हम फ्लोर ऑफ डेथ पर ले जाना चाहते हैं। जिस पे यूरा कहती है तुम उसकी चिंता मत करो, ये डी रैंक रेगुलर का सबसे ग्रेटेस्ट स्काउट है, यहाँ नहीं किसी भी जगह के पता लगाने के बारे में। और वो नेक्स्ट स्टेशन पे हेल ट्रेन में चढ़ने वाला है, जहाँ देखते किसी को दूर से बैठा हुआ। यूरा कहती है तुम उस आदमी पर भरोसा कर सकती हो, वो जरूर ट्रेन पे आएगा। लेकिन एक चीज अभी भी काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि यूरा श्योर नहीं थी क्या उनकी टीम को ज्वाइन करेगा भी या नहीं। वहीं ये लोग अब दूसरी तरह की चीजें डिस्कस करने लग गए थे कि कैसे इन लोगों को अपने आगे की चीजें प्लान करनी है। और इन्होंने वैगनर वगैरह को अच्छे चेक किया है कि नहीं कहीं उनके पास कोई वापस से कोई नाइफ ना हो, जैसे पिछली बार था वैगनर के पास। और इस बार रेचल भी पहले से काफी ज्यादा अलर्ट थी और उन पे ध्यान रख रही थी। जब यूरोप यहाँ से जाने लगती है ये कहते हुए कि कल के टेस्ट के लिए उसे रेडी होना है, वही हम ध्यान देते हैं रेचल के हाथ पे जिसपे खून लगा हुआ था, जिसे देखकर उसका हाथ कांपने लग गया था क्योंकि आज उसने किसी का मर्डर किया है। जहाँ रेचल अपने आप समझाती कि उसे अपने आप को इस सब चीजों के लिए रेडी रखना होगा क्योंकि एक बहुत ही नॉर्मल चीज है और भला लोगों को मारने में इतनी कौन सी बड़ी बात है, आगे से टावर में ऊपर जो जाना है। वही रेचल सोचने लगी थी कि इसका नाम वैगनान जा था और आखिर ये है कौन। उसे तो बस लगा था कि एक रेगुलर है जो कि बाम के साथ ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ये कोई खास बंदा है। आखिर इसके पास ये रिंग कैसे आई, और हम देखते हैं कि ये रिंग अब रेचल के पास थी जो कि उसने वैगनान से ले ली थी जब उसको चेक कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गेट खुलते हुए जिसके सामने खाना रखा था और कून अब आ चुका था बैम से मिलने के लिए, लेकिन बैम वहाँ पर नहीं था। और हम नोटिस करते हैं बैम सामने था गॉड ऑफ द गार्जियन के, जहाँ पे उसने इसको देख के कहता है कि तुम यहाँ वापस आ गए। जिस पर बैम उसे कह रहा था कि प्लीज क्या मुझे सिखा सकते हो गॉड बनना। बैम की रिक्वेस्ट काफी अनयूजुअल थी और गॉड ऑफ गार्जियन को सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं, क्या मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम गॉड कैसे बनोगे। जिस पे बैम कहता है हाँ बिल्कुल सही, और वो ये भी पूछता है कि ऐसी अनयूजुअल से रिक्वेस्ट ऐसे एकदम से तुम मुझसे क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें गलत फहमी तो नहीं हो गई कि लोग मुझे गॉड ऑफ द गार्जियन कहते हैं तो मैं भी तुम्हें गॉड बना सकता हूँ। जब बैम कहता है हाँ मुझे लगा कि मेरे अंदर ऐसी फीलिंग है कि शायद आपको पता हो कि कोई गॉड कैसे बन सकता है। गॉड ऑफ द गार्जियन कहता है सॉरी लेकिन मैं नहीं जानता कि एक बॉय को गॉड कैसे बनाया जा सकता है। ये नाम तो मुझे उन रेगुलर ने दे दिया जो कि मुझे काफी एडमायर करते हैं। मैं इस तरीके का रिमार्केबल बिंग नहीं हूँ। जो सुनकर बैम वहाँ से वापस जाने लगता है। गॉड ऑफ द गार्जियन ऐसा होता है देख उससे पूछता है तो तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो, और बैम से ही पूछता है अगर तुमने ऐसी अनयूजुअल से रिक्वेस्ट एग्जाम से दी है इसका साफ मतलब है कि बाहर कुछ हुआ था तुम्हारे साथ, आखिर क्या हुआ है। इस पर बैम कहता है मैंने अपने साथियों को खो दिया एक पावरफुल एनिमी की वजह से, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं कर सका और इन सब के पीछे सिर्फ मैं था, मैं ही वो रीजन था जिसकी वजह से लोग मारे गए क्योंकि मैंने कहा मैं फ्लोर ऑफ डेथ पर जाऊंगा और क्राका वहाँ पर आ गया मुझे रोकने के लिए। सबकी जान बार बार मेरी वजह से खतरे में पड़ती है और मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। और अब ये रीजन गॉड ऑफ द गार्जियन को समझ में आ गया था, जहाँ कहता है कि इस वजह से तुम एक एब्सोल्यूट बीइंग बनना चाहते हो जैसे कोई गॉड। और वो बैम को कहता है तुम बहुत लालची हो रहे हो अब क्योंकि तुम्हारे पास पहले से बहुत सारी पावर है, तुम बाकी रेगुलर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जब बैम कहता है लेकिन मेरे एनिमी मेरे से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर मैं उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो मैं उन्हें रोक सकता था। गॉड ऑफ द गार्जियन समझाते कहते हैं तुम्हें क्या लगता है अगर ऐसा होता तो अपने दोस्तों को बचा लेते या तुम्हारे दोस्त तुम्हें पहले तरीके से परेशानी नहीं करते और तुम्हारे दुश्मन कभी
कभी भी तुम्हारे दोस्तों को छेड़ते नहीं सिर्फ इसलिए कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल होते। लेकिन चीजें ऐसे काम नहीं करती। ग्रेट पावर होने की वजह से तुम सबको खुश नहीं रह सकते। बहुत समय पहले भी ऐसे एक लड़का आया था मेरे पास जिसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसे सिखाऊं कि इस टावर का किंग कैसे बनना है। और जब मैंने उसका रीजन उससे पूछा तो उसने मुझे कुछ इस तरह का जवाब दिया था, जहाँ हम फ्लैशबैक के एक बच्चे को देखते हैं जो कह रहा था कि मैं इस टावर को बदल के रख देना चाहता हूँ, एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ सभी खुश हों। और वही गॉड ऑफ गार्जियन नई प्रेजेंट बताते हैं कि मैंने उसे काफी मदद की ग्रो करने में, स्ट्रॉन्ग बनने में, और वो काफी स्ट्रॉन्ग बना भी और अल्टीमेटली इस टावर का किंग भी बना। लेकिन इन द एंड तुम देख सकते हो कि वो बच्चा फेल हो गया सभी को खुश बनाने में। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि इसका क्या हुआ आई की जर्नी में, लेकिन इस जगह ने उसे बदल के रख दिया था। और मुझे दुनिया भर की बातें तो नहीं पता, लेकिन एक चीज के लिए मैं श्योर हूँ कि ट्रेमेंडस पावर होने से तुम्हारे आसपास के लोग खुश हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। और सबसे ज्यादा पावरफुल होने की जगह तो अपनी पावर को कैसे यूज करते हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और अगर तुम और ज्यादा पावर को ऑब्टेन करते हो तो इस पॉइंट पे तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे ठीक से। और तुम्हारी जो जितनी परेशानियां हैं उसका एक रीजन ये भी है जो पावर तुम्हारे अंदर है अभी, और अब तुम्हें गॉड की पावर चाहिए। क्या इससे भी सब चीजें ठीक होंगी? ऐसा मुझे नहीं लगता। और वैसे भी तुम अपने इमोशन की वजह से बहुत सारी चीजों को खो रहे हो, इसलिए जाओ और अपने बारे में वापस से सोचो। जब तुम्हारी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा, तब वापस आना। और शायद मैं तुम्हें तब सिखा सकूं कि तुम गॉड कैसे बन सकते हो। और शायद मैं गॉड बना भी ना सकूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये जरूर सिखा सकता हूँ कि तुम अभी से और स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हो। और हम देखते हैं बैम को अपने रूम में, जिसके सामने कून बैठा हुआ था। और कून उसको देखते कहता है, लगता है तुम राइट स्पॉट में थे, मैं सही कह रहा हूँ ना? जिस पर बैम एग्री करता है। कून कहता है, कितनी अजीब बात है, तुम हमेशा से सिर्फ खुद ही पावरफुल होने की कोशिश करते हो। इसलिए बैम को एक्सक्यूज दे पाता। कून कहता है कि ये मुझे कभी चिंता भी डाल देती है, जिस तरह तुम खुद को पुश करते हो ताकि तुम दूसरों को बचा सको। और मुझे लगता है एक दिन तुम हमें छोड़ के ऐसे ही इधर उधर कहीं चले जाओगे, इसीलिए कम से कम जाने से पहले हमें बता तो दिया करो ताकि मैं किसी भी टाइम तुम्हारे पीछे आ सकूं। और तभी बैम कुछ कह पाता, पीछे से एंडोर्सी आ जाती है दरवाजे को तोड़ते हुए और कहती है, तुम मतलब कहाँ चले गए थे बिना हमसे कुछ भी कहे। और एंडोर्सी अब बैम के पास आगे से काफी गुस्सा करती है और ये कहती है, तुमने कुछ खाया भी नहीं था, तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में हम कितने ज्यादा चिंतित हैं। बैम कुछ कह पाता, इससे पहले एंडोर्सी और भी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है, तुम्हें कुछ भी पता है हमारे दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा है और मैं कितनी ज्यादा परेशान और इरिटेटेड हूँ। वो हाफ फैमिली से जो लड़की है यानी यूरीजात, वो लगातार मेरे पे नजर रख रही है और इसके लिए अपना कोई अजीब सा ये खिलौना यूज कर रही है जो मेरे पीछे लगा हुआ है। और हम देखते हैं उस टॉय में से एक आवाज आती है जो कि यूरी की थी, जो कहती, बैम तुम वापस आ गए। और अब ये टॉय एंडोर्सी की तरफ घूम जाता है और उसमें से यूरी की आवाज आती है जो उसे डांट रही थी, ये कहते हुए, मैं तुम्हें कहा था ना बैम से दूर रहने, तुम उसे चिपक क्यों रहे हो वापस। एंडोर्सी उस टॉय को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज आती है और कहती है, तुम वापस कैसे आ गई, मैं तुमसे छुप कर यहाँ पर आई थी। वहीं यूरी इस टॉय के थ्रू एंडोर्सी को डांटते हुए कहती है, तुरंत मेरे कमरे में आओ वरना मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। मैं बैम इन चीज को देख कह रहा था, क्या यूरी की आवाज है। एंडोर्सी यहाँ से चली जाती है लड़ते झगड़ते हुए और बैम कून से बात करने लगता है, जहाँ कून बैम को दिलासा देते हुए कहता है कि ईवा, एलिगेटर और शॉर्ट्समैन ये सब पक्का जिंदा होंगे और सेफ होंगे, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हमें अब इस चीज पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम सरवाइव कर सके और ठीक से वापस आ सके, क्योंकि हम जा रहे हैं फ्लोर ऑफ डेथ पे और वहाँ पे काफी चीजें मुश्किल होने वाली है। बैम इस चीज को सुन के एग्री कर जाता है और वैसे उन्हें विश्वास था कि एलिगेटर काफी ज्यादा टफ है, वो उतने आराम से नहीं मरेगा। और तभी हम देखते हैं एंडोर्सी को जो कि अपनी बॉम्ब टेक्निक का यूज कर रही थी और वहाँ पर वापस आ गई थी। जब कून उन्हें सोचता है ये बार बार यहाँ क्यों आ जाती है। और एंडोर्सी यहाँ पे बैम से कहती है, मैं एक आखिरी बात तुमसे कहना चाहती थी जाने से पहले, ऐसे मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, लेकिन तुम बच्चे की तरह बिहेव करना बंद करो। और ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे कुछ कंपेनियन तुमसे दूर है थोड़ी देर के लिए। और जरूर तुम्हारे कुछ साथी तुमसे बिछड़ गए कुछ टाइम के लिए, लेकिन तुम्हें कुछ लोग मिले भी तो है रिटर्न में, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, समझे। और तुम भी कुछ लोगों के लिए काफी प्रीशियस हो जिसको वो लोग बचा के रखना चाहते हैं, तो इसीलिए सेफ रहा करो। जब बैम सुन के थोड़ा सा एम्बैरेस फील करता है, वो एंडोर्सी कहती है, ऐसे मैं ये नहीं कह रही कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन तुम खुद का ध्यान रखोगे और ये एक ऑर्डर है एक प्रिंसेस की तरफ से। और तभी वहाँ पे यूरी का टॉय आ जाता है जो सबको कहता है रेस्ट करने के लिए। और एंडोर्सी को डांटते हुए कहता है, तुम कहाँ भाग रही हो, तुम तुरंत मेरे रूम में आओगी, समझी। और कुछ टाइम बाद हमें ठीक एक दिन की बात ही चीज दिखाई जाती है जो कि था टेस्ट ट्रेन का एंट्रेंस ग्राउंड, जहाँ पे उन्हें टेस्ट देना था नेक्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। जहाँ हम मोरो को देखते हैं जिसने टेस्ट पास कर लिया था बजर दबा के। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बाई साइड लोगों को जो कि यहाँ पर थे और एक दूसरी तारीफ कर रहे थे कि कैसे सभी ने बहुत अच्छा काम किया।
लेकिन फिर भी अभी एक दिक्कत थी, इनके पास एक स्काउट की कमी थी जिसकी वजह से चीजें काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही थी। वही बोरो दूसरी तरफ एंडोर की तरफ देखता है और कहता है लगता है एंडोर से भी हमारी हेल्प नहीं करने वाली है, और इस वजह से लगता है फिशरमैन की पोजीशन भी एक तरीके से खाली है। जहाँ पे एंडोर इनको देखते हुए कहती है तुम लोग मुझे घूर क्यों रहे हो। रैकून बोरो कहता है अगर मेरा बस चलता तो मैं शिवशु की तरफ वापस भेज देता। कौन सोच रहा था जब फ्लोर डेथ पे पहुंचेंगे तो बीटा को लाइट हाउस से बाहर निकाल सकते हैं, तो फिशरमैन की तो दिक्कत नहीं है, लेकिन स्काउट को उन्हें कुछ करना होगा। वहीं अब वो वैगनान की टीम के लिए थोड़ा सा परेशान थे क्योंकि उनकी तरफ से उनको कोई भी न्यूज नहीं मिली थी। उन्होंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जब वो ट्रेन पर आए, लेकिन अभी तक उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। मैम कहता है हमें उनको ढूंढना चाहिए, लेकिन रून ऐसा करने से उन्हें मना कर देती है। उन्हें समझाते हुए कहती है जब तुमने उन्हें भेजा था तो तुमने कहा था कि तुम उनके चॉइसेस की रिस्पेक्ट करोगे, तो अब उन्हें काम करने दो और अपने रास्ते पे जाने दो, और हमारे लिए भी यही बेटर होगा कि वो अपने रास्ते पे चले। और तुम्हारे पास वैसे भी टाइम नहीं है दूसरे लोगों का सोचने का, क्योंकि फ्लोर डेथ जस्ट पहुंचने वाले हम लोग, वो कोई मामूली जगह नहीं है, वहाँ पे रैंकर्स भी एंटर करने से डरते हैं, और चाहे तुम्हारे साथ यूरी जहाज ही क्यों ना हो, जब तुम एंटर कर रहे हो तुम्हारे लिए भी काफी मुश्किल होने वाली है। यहाँ तक कि हर एक कदम सर्वाइव करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नेक्स्ट टेस्ट के कदम उनके बाद हम देखते हैं बैम को, जो कि सभी को बाय कह के जा रहा होता है, ये कहते हुए कि मैं कुछ टाइम में आ जाऊंगा। यूरी बैम को ये भी ऑफर देती है कि अगर तुम ट्रेनिंग ही चाहते हो तो वो मैं भी तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि तुम स्लाइस स्पॉट वाली जगह पे जाना क्यों चाहते हो वाला। यहाँ बैम कहता है मैंने प्रॉमिस किया था और इसीलिए मैं वहाँ जरूर जाऊंगा, शायद तुम नेक्स्ट टाइम मुझे हेल्प कर सकती हो। और जाते हुए कूल लास्ट में बस यही कहता है कि मेक श्योर करना तुम फ्लोर ऑफ डेथ से पहले यहाँ आ जाओ। तो बैम इससे एग्री करता है और कहता है कि एग्रीट वाले दिन गेट पे मिलते हैं। वहीं कूल और बाकी लोग भी अपने अपने रास्ते जाने के लिए तैयार थे। जब बोरो करता है मेरे को फॉलो करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लाइट हाउस को कैसे हैंडल करते हैं। तो हमें पता लगता है इवान एक्चुअली भी अब कून को ट्रेनिंग देने वाला है लाइट बेरर की, जहाँ से कुछ काफी सीक्रेट टेक्निक सिखाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं एंडोर्सी को जो कि सोने जा रही थी, लेकिन यूरी से पकड़ लेती है और कहती है तुम मेरे साथ आ रही हो। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं बैम को जो कि सामने था गॉड ऑफ द गार्जियन के, जहाँ पे गार्जियन सीधे उसके सामने आ जाता है कूद के, और उसे देख के कहता है लगता है तुम्हारे दिमाग के अंदर जो बवंडर उठा था वो शांत हो गया है और तुम्हारा दिमाग अब हेटरेट से नहीं भरा हुआ। जब बैम कहता है मैं अभी श्योर तो नहीं इस चीज के लिए, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है इसलिए कि अपने कंपेनियन को बचा नहीं सका हर्ट होने से, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं वीक था। लेकिन मुझे ये चीज समझ आ चुकी है कि सिर्फ अगर मैं अपनी पाल को बढ़ाता हूँ तो इससे ये चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मैं आसपास के लोगों को खुश रख पाऊंगा, और ऐसी इनॉर्मस पावर वो रीजन ही बन सकती है जिसके वजह से सभी लोग मुझसे दूर हो जाएं। इसके बाद हम काफी कॉन्फिडेंट तरीके से कहता है लेकिन फिर भी मैं स्ट्रांग होने से अपने आप को रोकना नहीं चाहता, और मैं कुछ लोगों के लिए गॉड जरूर बनना चाहता हूँ, और इसके से अगर कोई गलत रिजल्ट आता है तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लूंगा। मैं स्ट्रांग बनूंगा और काफी पावरफुल भी, और उन लोगों के लिए लड़ूंगा ताकि उन्हें प्रोटेक्ट कर सकूं जिनसे मैं प्यार करता हूँ और उनके साथ रह सकूं। हम देखते हैं गॉड ऑफ द गार्जियन को जिसके अंदर आप कुछ थॉट आने लगे थे, जैसे कि कितना सिमिलर लगता है लेकिन फिर भी काफी अलग है, बिल्कुल उस लड़के की जैसे जो कि जहाज था उस टाइम पे जब वो यहाँ आया था। ये लड़का उससे बिल्कुल सिमिलर थॉट रखता है लेकिन फिर भी काफी ज्यादा अलग है। जहाँ एक तरफ जहाज को पावर चाहिए थी ताकि वो सभी के ऊपर रह सके और चीजों को बदल सके, लेकिन ये लड़का उनके साथ और अपने साथियों के साथ ही मिलकर चीजों को बदलना चाहता है, ना कि उनके ऊपर खड़ा होके। और शायद ये इतनी सी चीज काफी है चांस लेने के लिए। और यहाँ पे गॉड ऑफ द गार्जियन डिसाइड करते हैं कि वो बैम को सिखाएंगे, और वो कहते हैं तुम ऐसे तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाओगे, या नई पावर नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने रियल यू को नहीं ढूंढ पाते, लेकिन फिर भी तुम और स्ट्रॉन्ग हो सकते हो अपनी टेक्निक्स को अच्छा करके, जो भी पावर तुम्हारे पास अभी है, और इसलिए हमें ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। इसके साथ ही गॉड ऑफ द गार्जियन अपने एक अटैक को तैयार करते हैं और उसे कहते हैं अभी के लिए मीडियम वर्जन है, और इस बार वो ये भी बताते हैं कि वो अपने मर्जी से अपने अपोनेंट के अकॉर्डिंग अपने साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, और अभी के लिए मीडियम साइज में इससे फाइट करेंगे, और इस बैटल के थ्रू बैम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस फाइट के थ्रू बैम सीख पाएगा शिनशु कंट्रोल को, जो कि कोई आम रेगुलर यूज नहीं करता बल्कि 10 ग्रेट फैमिली के लीडर यूज करते हैं, और खुद किंग जहाद। इनमें कुछ हफ्ते बाद की चीजें दिखाई जाती है कि कैसे 40 फ्लोर पे ट्रेन पहुंच चुकी है और वैगनार और बाकी लोग बांधे गए हैं, और वैगनार को यहाँ पे ठंड फील हो रही है क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन ऊपर जा रही थी वेदर चेंज होते जा रहा था। और तभी हम देखते हैं रेचल को जो कि बहुत हैवी सी जैकेट में आई थी कुछ कपड़े लेके, जिसको देख के हाकिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। रेचल यहाँ पे इसलिए आई थी ताकि वो कपड़े इनको दे सके, ये कहते हुए कि अगर तुम मर जाओगे तो हमारे वाला किस काम के। ना वो ये भी बताती है कि हाकिन ने काफी देर से परेशान कर रहा है ताकि वो इन लोगों को खा सके, और खासकर वैगनान को
क्योंकि वो टेस्ट के टाइम पे उसको धोखा देके भागा था। लेकिन वैंगनन कहता है बाहर में जाओ, मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगा ना कि एक हॉस्टेल बनने के अलावा। रेचल चीज को सुन कहती है अच्छा बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम उस लड़की को जिंदा नहीं रखना चाहते जो तुम्हारे बगल में है। तो हम देखते हैं मिसेन को जो कि ठंड से कांप रही थी। अरे चलो कपड़े वहीं छोड़ के चली जाती है कहते हुए कि तुम अपनी टीम के लीडर हो, तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हारी टीम के लिए क्या अच्छा है। लेकिन वैंगनन कहता है मैं अब कोई लीडर नहीं हूँ, आप तो बिल्कुल नहीं। इसमें रेचल कहता है ऐसी बात है क्या। और उसके पास बैठ जाती है और कहती है लगता है तुम काफी ज्यादा डिप्रेस हो। ये कितनी आयरॉनिक चीज है, जिसके रगों में जहाज का खून बहता है वो डिप्रेस हो रखा है। वैंगनन चीज को शॉक हो गया था। वहीं पे रेचल अब वैंगनन की अंगूठी से दिखा के पूछती है इसके बारे में कि ये आखिर रिंग तुम्हारे पास कैसे आई। वैंगनन ये अंगूठी रेचल के पास देखकर से पूछता है ये तुम्हारे पास क्या कर रही है। जहाँ रेचल उसे आश्वासन देते हुए कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता, खासकर हाकिम को तो इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रेचल अपनी बात को कंटिन्यू करते कहती है मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता है, क्या आखिर इस अंगूठी का क्या मतलब है, क्योंकि मैं एक और ऐसे पर्सन को जानती हूँ जिसके पास सेम ये अंगूठी है। और यहाँ रेचल काफी सीरियस होकर कहती है तुम लोग वो गलती हो जिसको जहाज छुपाना चाहता था, लेकिन अल्टीमेटली तुम लोग सर्वाइव कर गए और तुम्हें वो पावर मिली जो तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए थी। और यहाँ वैंगनन को प्रिंस ऑफ द रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट कह के बुलाती है। और ये सुनते ही साथ ही वैंगनन पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो चिल्लाते हुए रेचल से पूछता है आखिर तुम हो कौन और तुम्हें ये बात कैसे पता। वही रेचल हल्की सी स्माइल के साथ से इतना कहती है तुमने बैम से जरूर सुना होगा कि मैं भी एक इरेगुलर हूँ और मैं काफी लंबे समय से फक के साथ काम कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे भी कुछ चीजें पता रहती हैं। और इसके साथ ही रेचल वैंगनन से ये पूछती है मैं हमेशा सोचती थी कि तुम बैम के साथ टावर क्यों चढ़ रहे हो, क्या तुम्हारा ये प्लान है कि तुम बैम का यूज करके जहाज से बदला लोगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें ऐसा सही में लगता है। और इसीलिए मैं आज तुम्हें एक ऑफर देने आई हूँ, क्यों ना तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। जो सुनकर वैंगनन पूरी तरह से शॉक हो गया था। और अब रेचल अपने ऑफर के बारे में बताती है कि कैसे फ्लोर ऑफ डेथ पे एंड्रू के द्वारा छोड़ा हुआ थ्रोन का एक और पीस है जो अभी भी फ्लोर ऑफ डेथ पे छुपा हुआ है, और इसी थ्रोन का दूसरा हिस्सा करेंटली अभी बैम के पास है। और रेचल का ये मानना था कि अगर थ्रोन के दूसरे हिस्से को ढूंढकर उसे पूरा कर लिया जाए तो इसका यूज करके जहाज को और उसकी इमोर्टैलिटी यानी कि अमरता को भी हराया जा सकता है। और इतना कहने का रेचल वापस वैंगनन से पूछती है तुम अच्छे से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें एक चीज समझ जानी चाहिए कि तुम अकेले ये सब चीजें नहीं कर सकते। टावर के अंदर इस बड़े से वर्ल्ड को कोलैप्स करना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन जहाज की मौत वो पहला हिस्सा होगा जिसकी वजह से वर्ल्ड कोलैप्स करना शुरू करेगा। इतनी क्रेजी चीजें बस ये नहीं रुकने वाली थी। रेचल कहती है तुम उस की के बारे में तो जानते ही हो ना जो उस दरवाजे को खोल सकती है टावर में। और हमें बताया जाता रेचल के थ्रू कि जहाज ने अनाउंसमेंट की थी जिस दिन उसने टावर चढ़ना बंद कर दिया था, और वो बना था इस टावर का किंग, और उसने उस चाबी को छुपा दिया था जिससे कि उस ऊपर के टावर के फ्लोर को खोला जा सके। और इसीलिए जहाज के किंग बनने के बाद से आज तक कोई भी 124th फ्लोर के ऊपर नहीं जा सका, क्योंकि इस डोर की चाबी जहाज ने छुपा दी थी। लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता है कि जहाज ने उस चाबी के आधे हिस्से को एक बहुत ही महान लोहार यानी कि एशुअल एडवारो को दे दिया था, और उस हाफ हिस्से का यूज करके उसे पिघलाया गया और बनाया गया 13 वेपन, जिसको आज हम जानते हैं 13 मंथ सीरीज के नाम से। और इसका यूज करके प्रिंसेस को आपस में फाइट करना होता है और कम्पीट करना होता है ताकि उन्हें वो वेपन मिल सके। वही उस चाबी का आधा हिस्सा कहीं गायब हो गया, लेकिन वो कहाँ हो सकता है। और अब रेचल काफी एक्साइटेड हुई थी और हंसते हुए कहती है वो आधा हिस्सा बिल्कुल यही है हमारे सामने, जो कि इस रिंग के अंदर है ना। वही वैंगनन की आंखें फटी की फटी रह गई थी कि रेचल को ये सारी बातें कैसे पता। वही रेचल कह रही थी जब तुम सभी लोग टावर में ऊपर क्लाइंब कर सकोगे उस दिन वो डोर खुलेगा जो कि इस चाबी को छुपाने के लिए जहाज ने इतनी मेहनत की है। और इसीलिए रेचल ने ये ऑफर वैंगनन को दिया था, जहाँ वो कह रही थी तुम मेरे साथ मिल जाओ प्रिंस ऑफ द रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट और हम मिलकर इस टावर को हमेशा के लिए बदल के रख देंगे। इसी सेम मोमेंट पे हम देखते हैं हेल ट्रेन को जो कि पहुंच चुकी थी नेक्स्ट स्टेशन के पास, और कोई एक पर्सन ये चीज नोटिस कर रहा था और कह रहा था मेरा टाइम आ चुका है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। रेचल की वजह से आज एक बहुत बड़ा रिवील हुआ टावर ऑफ गॉड के अंदर, जहाँ हमें पता लगा कि आखिर कैसे जहाज ने किंग बनने के साथ ही 124th फ्लोर के ऊपर क्लाइंब करना बंद करवा दिया, और उसने इस चाबी का यूज किया 13 मंथ सीरीज वेपन बनवाने और इन अंगूठियों को बनवाने में। लेकिन इसी इंटरेस्टिंग रिवील के साथ ही आज के इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन हमारे पास अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे आखिर अंगूठी वैंगनन के पास क्या कर रही है, और आखिर इसका कराका से क्या रिलेशन है, और ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास यही सेम रिंग है।
इसके साथ ही आगे 13 मंथ सीरीज वेपन क्यों बनाए गए थे और किंग जहाद ने टावर में ऊपर क्लाइम करवाना क्यों बंद करवा दिया, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ना कि रेचल को इसके बारे में कैसे पता लगा, और अब वैगनार क्या डिसीजन लेगा, क्या वो उसके साथ पार्टनरशिप कर लेगा जिसने उसके फ्रेंड को मारा था, या फिर वो इस ऑफर को ठुकरा देगा। तो इन सब चीजों के आंसर जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको 13 मंथ सीरीज वेपन के ऊपर स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, और हमें कमेंट करके ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको और कौन सी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए। तो तब तक के लिए बाय गाइस।